हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे जो लास्ट की क्लास थी उसमें हमने कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा था। तो आज मैं फिर से अभी आपको जो है कैबिनेट मिशन के बारे में बताता हूं कि 1946 का कैबिनेट मिशन भारत में आता है और इसकी रूपरेखा जो थी वो उसके बारे में मैंने आपको बताया। रूपरेखा के बारे में बताया तो मैंने आपको बताया कि अभी ब्रिटेन में क्या हुआ था। ब्रिटेन में अभी इलेक्शन हुए, चुनाव में कौन सा दल जीता? चुनाव में जो है वहां का श्रमिक दल जीता, लेबर पार्टी जीती। और लेबर पार्टी के हम कह सकते हैं कि लेबर पार्टी का जो यानी कि हम कह सकते हैं लेबर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? क्लीमेंट एटली साहब थे। और क्लीमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री बनते हैं और उनका चुनावी घोषणा पत्र क्या था? जी हाँ मेरे दोस्तों, उनका चुनावी घोषणा पत्र था कि जैसे ही हम जो है सत्ता में आएंगे हमारी प्राथमिकता होगी भारत को आज़ादी देना। ठीक है, तो भारत को आज़ादी देना ये इनकी प्राथमिकता थी। जब ये इनकी प्राथमिकता थी तो मैंने बताया कि आपका जो कैबिनेट मिशन है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो था वो कब? तो हम कहेंगे कैबिनेट मिशन आया 1946, 1946। 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आता है। जब ये मिशन भारत में आता है तो मैंने आपको बताया कि ये मिशन जो है किसकी अध्यक्षता में आता है? पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आता है। तो 24 मार्च 1946 को भारत आया। 24 मार्च, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, 1946 को भारत आया। ठीक है, भारत आया और इसके तीन सदस्य जो कमीशन था उनमें कौन कौन से लोग थे, इनके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस कौन थे? ये थे इस कमीशन के अध्यक्ष। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये अध्यक्ष थे। और दूसरे व्यक्ति थे स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स साहब थे। तो क्रिप्स महोदय भी इस कमीशन में आते हैं। और थर्ड जो हमारा जो था वो कौन था? वो व्यक्ति एवी अलेक्जेंडर। कौन था? एवी अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर साहब थे। तो ये 3 सदस्य कमीशन भारत में आते हैं। तो इसके मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु दोस्तों मैंने आपको बताया कि मुख्य बिंदु इसमें क्या था, कि मुख्य पॉइंट क्या था। इन्होंने ये कहा कि भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा। भारत में संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन। ठीक है, सभा का गठन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, सरकार का गठन। ठीक है, और इन्होंने एक और बात बोली, जैसे इन्होंने कहा कि ब्रिटिश यानी कि भारत एक संघ होगा जिसमें देशी रियासत भी होगी और ब्रिटिश भारत के जो प्रांत है, 11 प्रांत, जो हम कब से बात करते हुए आ रहे हैं कि भारत एक संघ होगा जिसमें देशी रजवाड़े भी होंगे और ब्रिटिश जो है भारत के प्रांत भी होंगे। ठीक है, और फिर इन्होंने चौथी बात ये कही कि इन सब से, देशी रजवाड़ों से और ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर एक कार्यपालिका का गठन किया जाएगा। अब इन्होंने जो है भारत में संविधान सभा का गठन होगा। तो संविधान सभा का गठन किस बेसिस पर होगा? तो संविधान सभा का गठन जो होगा वो बेसिकली ये होगा कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही व्यक्ति जो है संविधान सभा में आएंगे। तो संविधान सभा का गठन होगा, अंतरिम सरकार का गठन होगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो वेबल साहब थे, क्योंकि वेबल साहब अभी क्या है, भारत के वायसराय है, तो वायसराय ने जो है अंतरिम सरकार के गठन के लिए, यानी हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, भारत में अंतरिम सरकार के गठन के लिए इन्होंने जो है एक सम्मेलन बुलाया। और इस सम्मेलन में जो है मुस्लिम लीग ने जो है क्या किया? मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में भाग लेने से मना कर दिया और अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? कैबिनेट मिशन ने पृथक राज्य, यानी कि पृथक राज्य की जैसी जो मांग थी मुस्लिम लीग की, उसको जो है
उसने ठुकरा दिया, उसमें कोई भी जगह नहीं दी थी कैबिनेट मिशन में। तो कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया गया था और एक संयुक्त भारत की जो है योजना लेकर आए थे। इसलिए मुस्लिम लीग ने इस पूरे के पूरे कैबिनेट मिशन को क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। देखो, अगर हम बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन एक बहुत ही संतुलित व्यवस्था जो है उस समय के भारत में, जो ये कैबिनेट मिशन जो लेकर आता है अपनी योजना, वो उस समय की जो हम कह सकते हैं स्थिति परिस्थिति को देखते हुए सबसे संतुलित व्यवस्था थी। वो कैसे थी? कैबिनेट मिशन ने पूरे भारत के जो जितने भी प्रांत थे, तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों को कितने भागों में बांटा? तो कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों को 3 भागों में बांट दिया। ब्रिटिश भारत के प्रांतों को 3 भागों में बांट दिया। ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उनको कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांट दिया, क, ख और ग। अब देखिए किस तरह से जो है ये ब्रिटिश भारत के प्रांत को बांटते हैं। कै में क्या रखा? कै में, जी हां मेरे दोस्तों, कै में इन्होंने रखा संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत बंबई, ठीक है, संयुक्त प्रांत बंबई। और अगर हम बात करें कि मैंने कहा मध्य प्रांत, ठीक है, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत उड़ीसा, ठीक है, और जो है बिहार, इनको यहां पर रख दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ख की बात। तो ख में इन्होंने क्या रखा? ख में रखा इन्होंने जो है यानी कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सीमांत प्रांत और तथा यानी कि बंगाल, सॉरी, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और सिंध, ठीक है, इनको रख दिया। और ग में रखा असम प्लस बंगाल, असम प्लस बंगाल को रखा, बंगाल। तो इनका कहने का मतलब है, आप देख रहे हो कि इन्होंने जो है मुस्लिम बाहुल्य जो प्रदेश थे, मुस्लिम बाहुल्य जो प्रांत थे, उनको कहीं ना कहीं जो है एक कैटेगरी में रख दिया। देखो, अगर आप देखो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और सिंध है, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है बाहुल्य प्रांत है। अगर आप असम और बंगाल की बात करो तो यहां पर भी जनसंख्या जो है, जनसंख्या का जो रेशियो है, ठीक है, वो रेशियो हिंदू और मुस्लिम का बराबर सा रेशियो है। और इधर आप देखो तो आप देखोगे कि जो कै वाला भाग है वो हिंदू जो है यानी कि हिंदू बहुसंख्यक प्रांत है, तो हिंदू बहुसंख्यक प्रांत को कै में रख दिया, ख में जो है मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत को रख दिया, और ग में जो है ऐसी व्यवस्था रखी जहां हिंदू और मुस्लिम जो है लगभग जो है यानी संख्या में एक जैसे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये दे दिया कि इनमें जो है हिंदू जो है यानी कि हिंदू सरकार बना लेंगे और यहां पर जो है मुस्लिम सरकार बना लेंगे, यहां दोनों मिलकर सरकार बना लेंगे। तो कहीं कोई जो है यानी कि अल्पसंख्यकों का, भाई आप समझो कि पाकिस्तान की मांग क्यों उठ रही थी? पाकिस्तान की मांग इसलिए उठ रही थी कि भारत में जो अल्पसंख्यक समुदाय है यानी कि जो मुस्लिम समुदाय है वो सरकार नहीं बना सकता है बहुसंख्यक लोगों के बीच में, तो हमको जो है एक नया राष्ट्र चाहिए, यही तो बात थी। इसी बात को सॉल्व करने के लिए यानी कि इसी बात की जो है समस्या को जो है निपटारा, समस्या को जो है निवारण करने के लिए एक कैबिनेट मिशन ने इस तरह से ब्रिटिश भारत के प्रांतों को बांट दिया था ताकि सबको अपना अपना प्रतिनिधित्व मिल सके। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा? जी हां मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा कैबिनेट मिशन उस समय, जी हां दोस्तों, महात्मा गांधी का वक्तव्य है कि कैबिनेट मिशन उस समय भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए सबसे संतुलित जो है यानी कि प्रस्ताव था, सबसे संतुलित योजना थी। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए सबसे जो है संतुलित अगर कोई योजना है वो कैबिनेट मिशन था। पर यहां पर जो है यानी कि पृथक जो है मुस्लिम राष्ट्र की, पृथक पाकिस्तान की मांग को जो है नजरअंदाज कर दिया गया था दोस्तों। इसलिए जो है मुस्लिम लीग ने इसको कहीं ना कहीं नहीं माना था। और अब जो है सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कह रही है कि जो
संविधान सभा का गठन होगा, उस संविधान सभा में किस तरह के लोग आएंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि यानी कि 24 अगस्त यानी कि मुस्लिम लीग ने तो जो है प्रथम दृष्टया जो है अंतरिम सरकार के गठन के लिए संविधान सभा के लिए जो है चुनाव होता है, और संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद में 24 अगस्त 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो 24 अगस्त 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का क्या हुआ, गठन किया गया। अंतरिम सरकार का घोषणा होती है, अंतरिम सरकार की घोषणा की गई, ठीक है, यहां घोषणा होती है, ठीक है। तो अंतरिम सरकार की यहां घोषणा की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अब क्या होता है दोस्तों, 2 सितंबर, ठीक है, यानी 2 सितंबर 1946 में 12 सदस्य जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्य अंतरिम सरकार का गठन होता है, ठीक है। तो गठन कब होता है, 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 12 सदस्य जो है अंतरिम सरकार का, जी हां मेरे दोस्तों, गठन होता है। जब गठन होता है तो मुस्लिम लीग, मैंने क्या कहा कि प्रथम जो है प्रारंभिक काल में जो है मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया, यानी प्रारंभ में जो है मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया, बाइकआउट कर दिया, बहिष्कार कर दिया कि हम तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर जो है वाइसराय वेबल की जो है मध्यस्थता से 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य, ठीक है, 26 अक्टूबर 1946 को, यानी कि 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में प्रवेश करती है। तो मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में प्रवेश करती है, अंतरिम सरकार में प्रवेश करती है। मैंने आपको अंतरिम सरकार का मतलब बताया, अंतरिम सरकार में प्रवेश लेती है 5 सदस्यों के साथ। कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य। यह समझाने के अनुसार मैं आपको समझा रहा हूं पूरी चीजें, ताकि आपकी चीजें एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपके समझ में आती रहे, ताकि भविष्य में आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में प्रवेश करती है। कितने सदस्यों के साथ, अपने 5 सदस्यों के साथ जो है प्रवेश करती है। अब यहां पर जो है यानी कि कुल मिलाकर जो है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 3 सदस्य थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये जगह रखनी थी। इस जगह रखने के लिए इन्होंने जो है पहले से ही जो है यानी ये मानस बना रखा था कि जैसे ही मुस्लिम लीग आएगी तो हमको जो है 3 सदस्यों को जो क्या करना है, 3 सदस्यों को क्या देना है, इस्तीफा देना है। तो अब जो है फाइनली जो है 14 सदस्यों की जो है क्या बनती है, अंतरिम सरकार बनती है। तो अंतिम रूप से 14 सदस्यों की, अंतिम रूप से 14 सदस्य की अंतरिम सरकार बनती है, अंतरिम सरकार बनती है, ठीक है, सरकार बनती है। जी हां मेरे दोस्तों, अंतरिम सरकार बनती है। तो इसमें 14 में से क्या होता है, 14 में से 6 होते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर, ठीक है, कांग्रेस के मेंबर, ठीक है। और जो है 5 किसके होते हैं, मैंने अभी बताया मुस्लिम लीग के होते हैं, 5 होते हैं मुस्लिम लीग के। और जो है एक एक मेंबर किसके होते हैं, एक सदस्य होता है यानी किससे, यानी ईसाई समुदाय से। तो ईसाई समुदाय से कितने होते हैं, ईसाई समुदाय से एक सदस्य, ठीक है। एक सदस्य होता है सिख समुदाय से, और एक होता है पारसी समुदाय से, पारसी समुदाय से, पारसी
समुदाय से। ठीक है, तो ऐसे ये 14 मेंबर की अंतरिम रूप से सरकार बनती है। और मुस्लिम लीग क्यों ज्वाइन करती है? मुस्लिम लीग इसलिए ज्वाइन करती है कि अंदर आकर जो है पृथक पाकिस्तान की मांग को और ज्यादा तीव्र कर सके। ठीक है, इसलिए कैबिनेट मिशन में जो है प्रस्ताव जो है पृथक पाकिस्तान को जो है जगह नहीं दी गई थी, पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। तो मुस्लिम लीग एक दिमाग लगाकर आती है। पहले तो प्रथम दृष्टया तो इसने अंतरिम सरकार में प्रवेश लेने से मना कर दिया था। अब ये क्या कर रही है? सरकार के अंदर प्रवेश कर रही है। प्रवेश करके इसका मेन जो है यानी उद्देश्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि जो हमारी मांग है पृथक पाकिस्तान की उसको और ज्यादा तीव्र करना, और ज्यादा जो है यानी कि बहुत ज्यादा इसको जो है आगे इसको जो है बढ़ाना। ठीक है, आगे और पुरजोर इसका जो है समर्थन करना। इसलिए सरकार के अंदर, जी हां मेरे दोस्तों, सरकार के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अंतरिम सरकार के अंदर। अब हम बात करते हैं, जब ये अंतरिम सरकार के अंदर प्रवेश करती है तो यानी संविधान सभा के निर्माण का गठन होता है। संविधान सभा के लिए जो है चुनाव होता है कि कौन कौन से लोग आएंगे। तो हमारे संविधान सभा में 389 लोग जो हैं आते हैं। ठीक है, तो प्रथम जो संविधान सभा थी उसके लिए कितने लोग चुने जाते हैं? तो 389 लोग चुने जाते हैं। क्या हमारी, अब इसमें एक चीज देखिए, क्या ये 389 जो है चुनाव से आते हैं, या जो है हम कह सकते हैं कि या ऐसे मेंबर हैं जो चुनकर भी आते हैं या मनोनीत होकर भी आते हैं? तो देखिए ये 389 मेंबर का जो आंकड़ा है, जो संविधान सभा का गठन होता है कैबिनेट मिशन के तहत, अब इसमें जो है क्या होता है, इसमें चुनाव होते हैं। चुनाव होते तो 389 मेंबर आते हैं। अब ये 389 जो मेंबर आते हैं तो देखिए 292 प्लस 4 ये आते हैं ब्रिटिश प्रांत से आते हैं। कहां से आते हैं? ब्रिटिश भारतीय प्रांत। तो ब्रिटिश प्रांत से आते हैं, ब्रिटिश भारत के प्रांत से आते हैं, ब्रिटिश भारत के प्रांत से आते हैं। कहां से आते हैं? ब्रिटिश भारत के प्रांत से आते हैं। और बाकी जो आते हैं वो कहां से आते हैं? यानी कि 93 मेंबर कहां से आते हैं? देसी रियासत से आते हैं। देसी रियासत, देसी रियासतें, तो देसी रियासतें से आते हैं। अब ये देखिए 292 प्लस 4 क्या बताया मैंने कि भारत में ब्रिटिश भारत के प्रांत कितने थे? 11 थे। 11 थे और उसके बीच में जो है देसी रजवाड़े भी थे। ठीक है, देसी जो है हमारे 500 से ज्यादा छोटी मोटी रियासतें थी। ठीक है, वो रियासतें भी थी। और इन जो है हम कह सकते हैं ब्रिटिश भारत के प्रांत पर कहीं ना कहीं जो है डायरेक्ट शासन था। किसका डायरेक्ट शासन था? डायरेक्ट शासन था ब्रिटेन का जो है डायरेक्ट शासन था। और देसी रियासतें जो रजवाड़े थे वो 500 से ज्यादा थे। तो इसमें क्या होता है कि यहां से तो जो है मनोनीत व्यक्ति आते हैं, मनोनीत। ठीक है, मनोनीत व्यक्ति आते हैं कि देसी रियासतें जो है अपना व्यक्ति जो है मनोनीत करके जो है भेजती थी। एक व्यक्ति जो है देसी रियासतें मनोनीत करके भेज सकती थी। ठीक है, और ब्रिटिश भारत के प्रांत से क्या होता था? चुनाव होता था। तो यहां से क्या आते थे? चयनित। ठीक है, चयनित जो लोग आते थे वो यहां से आते हैं। तो हम कह सकते हैं संविधान सभा हमारी कैसी थी? तो संविधान सभा हमारी थी मनोनीत प्लस चयनित व्यक्तियों की। तो संविधान सभा कैसी थी? मनोनीत, मनोनीत प्लस चयनित व्यक्तियों की। तो मनोनीत तथा चयनित व्यक्तियों की थी, यानी कि चुने हुए व्यक्तियों की, चुने हुए व्यक्तियों की, चुने हुए व्यक्ति। ठीक है, यहां कौन आते थे? चुने हुए व्यक्ति। और मनोनीत यानी कि जिसको जो है यानी कि वहां का जो प्रमुख होता था, यानी देसी रियासतों के प्रमुख के द्वारा एक व्यक्ति को जो है मनोनीत करके भेजते थे। तो यहां इलेक्शन नहीं होता था, यहां पर इलेक्शन होकर आते। देखो ये 389 क्यों है? आपको लग रहा होगा कि ये 389 क्या, ऐसा क्या आंकड़ा है? 340 कर देते या 380 कर देते, 420 कर देते, 389 कैसे? देखो जिस समय कैबिनेट मिशन भारत में आता है तो लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या होती है। कितनी जनसंख्या? 40 करोड़ की जनसंख्या होती है। तो कैबिनेट मिशन ने क्या कहा? कैबिनेट मिशन ने कहा कि हर 10 लाख के ऊपर एक आदमी को चयन होगा, यानी कि हर 10 लाख पर एक आदमी को चुना जाएगा। तो ऐसे करके 389 व्यक्ति आते हैं और हमारी संविधान सभा जो है चयनित प्लस मनोनीत दोनों व्यक्तियों की होती है। अब देखिए 292 और 4,
292 तो ब्रिटिश भारत के प्रांत से। ये जो 4 है तो यानी कि आज हमारे भारत में कितनी है केंद्र शासित जो प्रदेश है वो 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 7 से अब कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। पहले जो है ब्रिटिश भारत में जो है आप समझिए ये चीफ कमिश्नरी थी 200 यानी कि 11 ब्रिटिश प्रांत के अलावा 4 ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी थी। और चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी, तो आप ये कह सकते हो अजमेर, मेरवाड़ पहली, दूसरी थी अजमेर मेरवाड़, दूसरी हम कहेंगे दिल्ली, ठीक है। तीसरी कुर्ग, कुर्ग कहां है, आज के कर्नाटक में, कुर्ग कहां है, कर्नाटक, कुर्ग है कर्नाटक। और चौथा था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है। तो बलूचिस्तान जो था वो चौथा था, मैं यहां लिखता हूं बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है। ये 4, तो कहने का मतलब है अजमेर, ठीक है, अजमेर मेरवाड़, ठीक है। अजमेर मेरवाड़ का रीजन, दिल्ली, कुर्ग कहां है, कर्नाटक, और बलूचिस्तान, ये 4 क्या थी, चीफ कमिश्नरी थी ब्रिटिश भारत की, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत और ब्रिटिश भारत की 4 चीफ कमिश्नरी, आज इसको हम क्या बोलते हैं, आज हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। उस समय इसको क्या बोला जाता था, उस समय बोला जाता था चीफ कमिश्नरी, ठीक है। तो ऐसे 4 थे। तो यहां से 292 प्लस 4 296, और 93 कहां से आ रहे थे, देसी रियासतों से आ रहे थे। अब क्या होता है कि आप सब जानते हो कि 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की बैठक होती है। तो पहली बैठक, प्रथम जो बैठक होती है वो कब होती है, प्रथम बैठक होती है, जी हां मेरे दोस्तों, प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को होते हैं, बैठक होती है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो प्रथम बैठक के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो क्या ये आपसे सवाल पूछ ले, क्या ये ब्रिटेन ने चुना था, यानी कि ब्रिटेन ने इनको अध्यक्ष के तौर पर चुना था, क्या यह संविधान सभा के लोगों ने वोट किया था इनको चुनने के लिए, या ये बुजुर्ग व्यक्ति थे, इस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे इसलिए चुना गया, इस तरह का एक सवाल आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ना तो ये ब्रिटेन के द्वारा जो है चुने गए थे, ना संविधान सभा द्वारा, ये जो है वोट के द्वारा चुने गए थे। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इनको अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया था, ठीक है। तो ये 9 दिसंबर 1946, कुल कितने जो है व्यक्तियों ने जो है भाग लिया, तो कुल व्यक्ति जो है, कुल सदस्यों ने जो भाग लिया वो था 297 लोगों ने भाग लिया था। 297 लोगों में भाग लिया था, उसमें 9 कितनी थी, 9 महिला थी। तो 9 महिला थी और जो है 297 लोगों ने भाग लिया। क्योंकि आप देखोगे प्रथम बैठक को बहिष्कार किसने किया, मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, बहिष्कार किया, बहिष्कार किया। और मुस्लिम लीग के कितने लोग थे, 73। मुस्लिम लीग के जो है 73 लोग ही थे दोस्तों, ठीक है। फिर आप कहोगे कि 73 में से तो ये तो 389 में तो बहुत कम आए हैं, 73 भी घटा दो तो फिर भी जो है 297 और कम रह जाते हैं। तो देसी रियासतों के बीच में भी एक तरह का कंफ्यूजन चल रहा था, दिमाग में जो है यानी उलझन चल रही थी कि वो पाकिस्तान में जाएं कि भारत में जाएं कि स्वतंत्र रहें। तो इस तरह की उलझन चल रही थी। तो बहुत सारे देसी रियासतों के लोग भी यहां पर नहीं आए प्रथम जो बैठक थी। तो प्रथम बैठक जो होती है दिल्ली में, उस दिल्ली की प्रथम बैठक में जो संविधान सभा की होती है हमारी, उसमें जो है ये लोग भाग नहीं लेते हैं। तो कहने का मतलब है अब जो है यानी कि मुस्लिम लीग लगातार जो है बहिष्कार कर रही थी, यानी कि किसका, संविधान सभा का बहिष्कार कर रही थी। और मुस्लिम लीग जो है अब इस आंदोलन को पृथक जो है, यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि अंतरिम सरकार में कौन कौन से व्यक्ति थे जिनको क्या क्या पद मिला हुआ था, तो अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल था, ठीक है, तो अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल था, अंतरिम
मंत्रिमंडल जो था, मंत्रिमंडल, उसमें आप देखोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, लाल नेहरू, तो हम कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो ये थे उपाध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष कौन था, वायसराय था, अभी भी वायसराय अध्यक्ष था, तो इनको क्या बोलेंगे, उपाध्यक्ष, ठीक है। वैदेशिक मामलों के प्रमुख, प्रमुख, ठीक है। जी हां मेरे दोस्तों, तो वैदेशिक मामलों के ये प्रमुख थे। अब जब हम बात करेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, गृह मंत्री, क्या बने, गृह मंत्री अंतरिम सरकार के, ठीक है। तीसरे अगर हम बात करेंगे बलदेव सिंह, ठीक है, तो बलदेव सिंह क्या थे, बलदेव सिंह थे यानी रक्षा मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि अंतरिम सरकार के जो गृह मंत्री कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जो है मुस्लिम लीग के एक व्यक्ति थे लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली क्या थे, मुस्लिम लीग के व्यक्ति थे, लियाकत अली, ठीक है, मुस्लिम लीग के व्यक्ति थे, ठीक है, सदस्य थे। तो मुस्लिम लीग के इस सदस्य को क्या मिला, वित्त विभाग के अध्यक्ष, तो वित्त विभाग मिला इनको, क्या मिला, वित्त विभाग, गृह मंत्री, रक्षा विभाग या वित्त मंत्रालय, कैसे भी कहो, वित्त मंत्री कुछ भी लिख दो। पांचवा जोगेंद्र नाथ मंडल, ये भी मुस्लिम लीग के क्या थे, जोगेंद्र नाथ मंडल क्या थे, ये भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे, और इनको क्या मिला, इनको मिला विधि विभाग, क्या, विधि विभाग यानी कि लॉ के अध्यक्ष थे, लॉ जो है मंत्री थे, कानून के मंत्री थे, विधि विभाग के मंत्री थे। तो ये अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, उपाध्यक्ष थे, वैदेशिक मामले थे यानी कि विदेशी जो मामले होते हैं, हमारे विदेश मंत्रालय जो होता है उसके प्रमुख थे, ठीक है। इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, गृह मंत्री थे, बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्री थे, ठीक है, और लियाकत अली जो थे वो मुस्लिम लीग में क्या थे, वित्त विभाग के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये मुस्लिम लीग के थे और ये वित्त विभाग के अध्यक्ष यानी वित्त मंत्रालय इनके पास था, वित्त मंत्री थे, ठीक है। और ऐसे ही जोगेंद्र नाथ मंडल क्या है, विधि विभाग यानी कि कानून मंत्री थे, ये भी क्या थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे। अब ये सारी चीजें आपने देखा कि अंतरिम सरकार में तो ये प्रवेश ही कर चुकी थी। फिर जो है मुस्लिम लीग संविधान सभा को बार-बार, प्रथम संविधान सभा को मुस्लिम लीग ने क्या किया, प्रथम संविधान सभा को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया दोस्तों, क्या किया, बहिष्कार किया। जब बहिष्कार किया प्रथम संविधान सभा को, द्वितीय संविधान सभा को, इस तरह से लगातार ये बहिष्कार करती रही, तो कहीं ना कहीं जो है यानी कि ब्रिटेन की सरकार को ये समझ में आ गया कि भारत का अब जो है एक ही नियति है, भारत का बंटवारा ही नियति है। और ऐसे आप समझिए कि इस मांग को तीव्र करने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में, तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। जी हां मेरे दोस्तों, ये 16 अगस्त 1946 का दिन जो था
ये हमारे जो है देश के इतिहास के लिए सबसे बड़ा धब्बे का दिन है, ठीक है। इस दिन जो है मैं कह रहा हूं, कोई भी जो है हम कह सकते हैं कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, उन सब का जो है हम कह सकते हैं कि हृदय और जो है सर शर्म से झुक गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक दिवस के रूप में इसकी घोषणा की। सांप्रदायिक दंगे पूरे भारत में होता है और सबसे ज्यादा बंगाल और पंजाब में सांप्रदायिक दंगे होते हैं। नोआखली एक जगह है, नोआखली बंगाल की एक जगह है जहां पर 6000 लोग मारे गए, 2 लाख से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, ठीक है। इस तरह से जो है ये जो है पूरा बंगाल जो है शोक में डूब चुका था, रक्तचाप हो रहा था, ठीक है, नरसंहार हो रहा था, बालक बूढ़े बच्चे सब जो है, सबको जो है यानी कि जो सांप्रदायिक दंगों में बालक बूढ़े बच्चे औरतें किसी को बख्श नहीं रहे थे। तो ये एक बड़ा जो है कार्रवाई जो है मुस्लिम लीग ने की। 16 अगस्त 1946 का दिन सीधे कार्रवाई के दिवस के रूप में मनाया गया और ये भारत के इतिहास में, जी हां मेरे दोस्तों, भारत के इतिहास में जो है सबसे काला जो दिन है वो ये हम कह सकते हैं हम सबको शर्मसार करने वाला दिन 16 अगस्त 1946 के दिन मुस्लिम लीग ने पूरे भारत में जो है सांप्रदायिक दंगे फैलाए और सांप्रदायिक दंगों में हजारों लाखों लोगों की जान चली जाती है और भारत जो है कई साल तक यानी 2 साल तक भारत जो है जलता रहा इसी सांप्रदायिक दंगों में। और इसमें जो है जब ये दंगे हो रहे थे तो नोआखली में जो है महात्मा गांधी, बंगाल का एक छोटा सा जो है क्षेत्र नोआखली में, उस नोआखली में जो है महात्मा गांधी दंगा पीड़ित लोगों के साथ में जो है उनका बचाव कार्य कर रहे थे। वहां पर लोगों के बीच में शांति व्यवस्था जो है कायम करने की अपील कर रहे थे। तो पूरा भारत जो है वो जल रहा था, पूरा भारत जो है आग की लपटों में था, सांप्रदायिकता की आग की लपटों में था। तो इस तरह से 16 अगस्त 1946 में जो है ये जो दिन है वो सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में या डायरेक्ट एक्शन डे भी कहते हैं इसको। इंग्लिश में कभी आ जाए मान लो ऑप्शन डायरेक्ट एक्शन डे, तो डायरेक्ट एक्शन डे भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट एक्शन डे। तो डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया जाता है। जी हां मेरे दोस्तों, यदि आपके एग्जाम में इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो आपको इस सवाल का जवाब देना है। क्यों किया गया कि मुस्लिम लीग की बहुत ज्यादा जो है यानी कि संविधान सभा में जो जब हम कह सकते हैं कि संविधान सभा की वोटिंग हुई तो मुस्लिम लीग के बहुत ज्यादा सीट नहीं आई, ओनली 73 लोग जो है जीत कर आए थे। इससे मुस्लिम लीग और फ्रस्ट्रेट हो गई, मुस्लिम लीग और झुंझलाहट में आ गई और झुंझलाहट में आ गई तो इसने जो है सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, जिसमें हजारों लाखों यानी कि हम कह सकते हैं कि आम जनों की हत्या होती है, हम जैसे साधारण लोगों की हत्या होती है। तो ये जो है पूरा जो है तांडव जो रचा गया था वो 16 अगस्त 1946 के दिन रचा गया था। अब देखिए कि ये 16 अगस्त 1946 का दिन इस तरह भारत आग की लपटों में जो है यानी कि आग की लपटों में जो है घिरा हुआ था, भारत गृह युद्ध की तरफ मुड़ गया था। तो इसलिए जो है प्रधानमंत्री एटली ने यानी कि घोषणा करता है प्रधानमंत्री एटली अब यह समझ जाता है कि अब जो है भारत में एक नई चीज जो है वो यही हो सकती है कि एक समस्या का निवारण यही हो सकता है कि भारत और जो है भारत का जो है विभाजन कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार अपने जो है जहन में मान चुकी थी, वो प्रिपेयर हो चुकी थी भारत के विभाजन के लिए। अब इस पूरे गतिरोध को दूर करने के लिए यानी कि प्रधानमंत्री एटली घोषणा करता है, प्रधानमंत्री एटली घोषणा, ठीक है। एटली घोषणा होती है 1947 में। तो 1947 में एटली घोषणा होती है 1947। तो कब होती है? तो हम कहेंगे कि 20 फरवरी। एटली घोषणा कब होती है? 20 फरवरी 1947 के दिन। 20 फरवरी 1947 के दिन 20 फरवरी 1947 के दिन कहां से? तो 20 फरवरी 1947 के दिन हाउस ऑफ कॉमन से, हाउस ऑफ
कॉमन्स, यानी हाउस ऑफ कॉमन मैं पहले भी बता चुका हूं, ब्रिटेन की संसद के दो पार्ट, जैसे हमारे होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, ब्रिटेन की संसद के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, दो सदन कौन कौन से होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन से घोषणा करता है, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली 20 फरवरी 1947 के दिन हाउस ऑफ कॉमन से घोषणा, ठीक है। और क्या होता है इसका मुख्य बिंदु, इसका मुख्य बिंदु क्या होता है, तो इसकी मुख्य जो है हम कह सकते हैं एक ही मुख्य बिंदु है जिसको ध्यान रखना है आप सबको, वो था कि हम जून 1948 से पहले भारत को उत्तरदायित्व हाथों पे सौंपकर सदा के लिए भारत की राजनीति से अलग हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है भारत को स्वाधीनता देने का एक घोषणा थी कि हम जून 1948 से पहले, हम कौन, हम यानी कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पहले भारत को उत्तरदायित्व हाथों में सौंपकर सदा के लिए भारत की राजनीति से अलग हो जाएगी, ये बोला गया था। जी हां मेरे दोस्तों, तो क्या कहेंगे हम कि भारत को जून 1948 से पहले, यानी कि जून 1948 से पहले 48 से पहले भारत को उत्तरदायित्व हाथों में सौंपकर सदा के लिए भारत की राजनीति से अलग ठीक है, यह बात बोली थी जून 1948 से पहले भारत को उत्तरदायित्व हाथों में सौंपकर, यानी सौंपकर सदा के लिए भारत की राजनीति से हम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये हाउस ऑफ कॉमन से एटली घोषणा करता है। अब एटली को यह समझ में आ गया कि इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है इनको एक नए वायसराय को जो है भारत में भेजना था और उसका नाम था माउंटबेटन। जी हाँ मेरे दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम क्या होता है, माउंटबेटन उस व्यक्ति का नाम होता है। और माउंटबेटन भारत में आता है, यानी कि 22 मार्च 1947 के दिन माउंटबेटन भारत में आता है। तो 44 से लेकर 22 मार्च 1947 तक भारत का वायसराय कौन रहता है, वेवल रहता है। और 22 मार्च के दिन भारत का 34वां व अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आता है। अब देखिए इनके बीच में एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। वो कहानी क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। लॉर्ड माउंटबेटन एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के जो है धनी थे और बहुत ही चतुर थे, बहुत ही चालाक थे, ठीक है, कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो वही लॉर्ड माउंटबेटन था जो जब जापान जो है ब्रिटेन को हरा रहा था तब वो कमांडर इन चीफ बनकर जाता है, यानी कि कहने का मतलब है सेना का प्रमुख बन के जाता है, ब्रिटेन की सेना का प्रमुख बन के जाता है और वहां पर जापान को आत्मसमर्पण करवा देता है 1945 में, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है कहीं ना कहीं एशिया की राजनीति से जो है हम कह सकते हैं उसका संबंध था। वो एशिया की राजनीति को द्वितीय विश्व युद्ध में जो है समझ चुका था, कूटनीतिज्ञ था। इसका फायदा एटली उठाना चाहता है और एटली जब इनको भारत जाने के लिए बोलता है तो ये कहते हैं कि मैं भारत तो चला जाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपसे कुछ जो है मांगना चाहता हूं। और वो क्या मांगना चाहता हूं, वो ये मांगना चाहता हूं कि आप जो है इससे पहले भारत की जो है यानी स्वतंत्रता को घोषित करोगे कि इस तारीख तक जो है भारत को आप स्वतंत्र कर दोगे, तभी मैं भारत में जाऊंगा। और दूसरा जो मैं वहां डिसीजन लूंगा वो प्रत्येक डिसीजन पर मैं जो है यानी जो भी मैं वहां की राजनीति को देखते हुए निर्णय लूंगा उसके लिए मैं जो है ब्रिटिश संसद को हर दिन जो है उसकी जो है डिटेल नहीं बताऊंगा। कोई बड़ा भारी डिसीजन होगा तो मैं आपको बिल्कुल जो है डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो एटली ने कहा तू जा मेरे भाई, तू जा, जो तेरे को चाहिए हम सब देंगे, ठीक है, पर तू जा यहां से, ठीक है, भारत जा। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है अब भारत आते हैं। तो हम देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन
माउंट बेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन 1947, ठीक है। अब क्या कब आते हैं, 22 मार्च 1947 के दिन, 22 मार्च 1947 के दिन भारत आए 34वें गवर्नर जनरल के रूप में, गवर्नर जनरल, ठीक है, ये भारत में। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इनका कुछ नहीं, एक ही उद्देश्य, जल्द से जल्द भारत को आजादी देना, जल्द से जल्द भारत को आजादी देना, भारत को आजादी देना, ठीक है, ये उनका उद्देश्य। इन्होंने दो महीनों तक यानी मंत्रणा की और सभी दलों के साथ मंत्रणा की। फिर मंत्रणा करने के बाद ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो इन्होंने एक माउंट बेटन योजना 3 जून 1900 यानी कि माउंट बेटन योजना बनाते हैं, माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना जो है 3 जून 1947 की, तो 3 जून 1947 की माउंट बेटन योजना। तो माउंट बेटन योजना कब की है, इसको 3 जून की योजना भी कहते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, जून की योजना, जून की योजना। कभी कभी किताबों में इसको क्या लिखा जाता है, जून की योजना, जून की योजना, जून की योजना बोल दो, चाहे माउंट बेटन प्लान बोल दो या माउंट बेटन योजना बोल दो। ये 3 जून 1947 को आते हैं। इसका क्या था, ये योजना क्या है, ये भारत के विभाजन से संबंधित थी। तो इसका मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य बिंदु हम लिखेंगे, मुख्य बिंदु अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या थी दोस्तों, भारत के विभाजन से संबंधित थी, भारत के विभाजन से संबंधित, ठीक है। तो भारत के विभाजन से संबंधित योजना थी ये, संबंधित योजना। और इसका ये जो योजना है, लॉर्ड जो है यानी कि हम कह सकते हैं 4 जुलाई 1947 के दिन ये योजना क्या होती है, 4 जुलाई 1947 के दिन, 4 जुलाई 1947 के दिन ब्रिटिश संसद के समक्ष रखी जाती है, ब्रिटिश संसद के समक्ष रखी जाती है, और 18 जुलाई 1947 के दिन, जी हां मेरे दोस्तों, 18 जुलाई 1947 के दिन ये योजना यानी कि इस योजना के उपबंध जो होते हैं, इस योजना का मतलब है मेरे माउंट बेटन योजना का उपबंध जो है वो किसके रूप में, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में पारित हो जाती है। तो 18 जुलाई 1947 के दिन ये योजना भारत स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में पारित हो जाती है, अधिनियम के रूप में पारित, अधिनियम के रूप में पारित। तो ये योजना कैसे पारित हो जाती है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में पारित हो जाती है। तो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि क्या हमने पढ़ा, देखो लॉर्ड माउंट बेटन आते हैं 1947 में, मैंने विषय वस्तु बता दी किस तरह से जो है, किस परिप्रेक्ष्य में लॉर्ड माउंट बेटन जो है भारत में आते हैं। तो 22 मार्च 1947 के दिन ये भारत में आए 34वें गवर्नर जनरल के रूप में, ये भारत में आते हैं 34वें अंतिम गवर्नर जनरल रूप में आते हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है, जल्द से जल्द भारत को आजादी देना है। अब इन्होंने 2 महीने तक मंत्रणा की सभी दलों के साथ, तो इन एक निष्कर्ष पर पहुंचे और इस निष्कर्ष के तहत इन्होंने एक योजना बनाई, जिस योजना का नाम क्या था, माउंट बेटन योजना। 3 जून 1947 को आती है। अब ये 3 जून 1947 के दिन आती है, तो इसको क्या बोलते हैं, जून योजना भी बोलते हैं। और इसके मुख्य बिंदु क्या है, भारत के विभाजन
से संबंधित योजना थी। तो ये क्या थी? ये योजना किससे संबंधित थी? भारत के विभाजन से थी कि भारत का विभाजन किया जाएगा, इससे संबंधित थी। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के समक्ष ये रखी जाती है। अब 18 जुलाई 1947 को ये योजना भारत स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में पारित हो जाती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यही योजना भारत स्वतंत्रता नियम के रूप में पारित होती है। जब ये योजना पारित होती है तो आप देखिए कि जो हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उन्होंने कहा कांग्रेस ने हमारे आंदोलन भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। तो उनका वक्तव्य क्या था कि कांग्रेस ने हमारा जो आंदोलन, क्योंकि भारत में जिस तरह से नरसंहार हो रहा था तो इससे थक चुके थे, और अब तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहेंगे, क्या कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर मुस्लिम लीग विभाजन नहीं चाहती है, अब तो हम विभाजन चाहते हैं। ठीक है, इतने थक चुके थे। गांधी जी भी कहीं न कहीं जो है, पहले गांधी ये कह रहे थे कि यदि भारत में जो है, भारत आग की लपटों से गिर जाए, भारत में जो है नरसंहार हो जाए, मैं भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। यदि भारत का विभाजन होगा तो मेरे लाश के ऊपर से, कांग्रेस यदि भारत का विभाजन चाहती है तो वो मेरे लाश के जो है ऊपर से चाहेगी, मेरे लाश के ऊपर से भारत का विभाजन होगा। पर जिस तरह से नरसंहार हुआ, जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे हुआ, जिस तरह भारत जो है सांप्रदायिकता की आग की लपटों में गिर चुका था, और जो है हम कह सकते हैं बालकों की, महिलाओं की, बूढ़ों की जिस तरह से हत्याएं हो रही थी, सड़कों पर जिस तरह से रक्तचाप हो रहा था, इसको देखते हुए कांग्रेस अब जो है थक चुकी थी। कांग्रेस के इतने बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा दिया कि हमको अब जो है, चाहे मुस्लिम लीग विभाजन चाहे कि नहीं चाहे, अब हमको जो है विभाजन चाहिए। और अब जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व ने हमारे आंदोलन को भेड़ियों के आगे जो है फेंक दिया। पर ये जो है समय की स्थिति थी, समय की ये मांग थी, या समय की जो है हम कह सकते हैं ऐसी परिस्थितियां थी जिसके आगे जो है हमको जो है पाकिस्तान को जो है एक्सेप्ट करना पड़ा, भारत का विभाजन एक्सेप्ट करना पड़ा। तो आइए दोस्तों, 1947 का जो ये अधिनियम है वो क्या अधिनियम था? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें भारत तथा पाकिस्तान, इसके मुख्य बिंदु मैं बता देता हूं। चलो, मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु इसके, पहला, भारत तथा पाकिस्तान नामक दो राष्ट्र बनेंगे। पाकिस्तान नामक दो राष्ट्र, ठीक है। दूसरा यह है कि राष्ट्रमंडल से अलग होने का, ये राष्ट्रमंडल से अलग हो सकते हैं दोनों राष्ट्र, यानी कि दोनों राष्ट्र राष्ट्रमंडल देशों से अलग हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, इनकी इच्छा पर है। राष्ट्रमंडल देश कौन से? राष्ट्रमंडल देश दोस्तों वो देश जिन पर कभी किसी कालखंड में ब्रिटेन का शासन रहा है, उनको राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ जो है नेशन बोलते हैं। और इसी कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में वही राष्ट्र भाग लेते हैं जिस पर कभी किसी कालखंड में ब्रिटेन का शासन रहा। तो ब्रिटेन ने यहां कहा आप राष्ट्रमंडल जो है देशों से अलग हो सकते हो, यह आप पर निर्भर है। तीसरा, देशी रियासतें जो है, देशी रियासतें भारत तथा पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकती है। भारत तथा पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकती है, शामिल
तो ये देशी रियासतों पर छोड़ दिया कि आप किस में शामिल होना चाहते हो। तो देशी रियासतें भारत तथा पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकती है, ठीक है, ये इन पर निर्भर करता है, हो सकती है। चौथा कि जब तक नए चुनाव नहीं हो जाएं, यानी कि संविधान सभा ही विधानमंडल के रूप में काम करेगी और उनका जो है संचालन 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत होगा। यानी कि दोनों देशों की संविधान सभा नए चुनाव तक विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी, के रूप में कार्य करेगी। कार्य संचालन कैसे होगा? कार्य संचालन जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाए 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत होगा। भारत शासन अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत, ठीक है। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों देशों के लिए गवर्नर जनरल का पद होगा, गवर्नर जनरल का पद। और इसीलिए पाकिस्तान के कौन बनते हैं? पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं। और भारत के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन चले जाते हैं, तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उनकी जगह गवर्नर जनरल बनते हैं। फिर गवर्नर जनरल का जो है नए इलेक्शन में जो है गवर्नर जनरल का पद हटा दिया जाता है, राष्ट्रपति आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल कौन होंगे? हम कहेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जी हां मेरे दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपको बोलना है लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो आपको क्या बोलना है? सी राजगोपालाचार्य। और 1947 के इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं मुख्य बिंदु। भारत तथा पाकिस्तान नामक दो राष्ट्र बनेंगे, ठीक है। दोनों राष्ट्र राष्ट्रमंडल देशों से अलग हो सकते हैं। राष्ट्रमंडल देश यानी कभी किसी वक्त जो है ब्रिटेन का आधिपत्य रहा है, उन देशों का एक समूह को बोलते हैं राष्ट्रमंडल देश। तो इसमें छूट है कि आप अलग हो सकते हो, ठीक है। देशी रियासतें भारत तथा पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकती है, ठीक है, ये इन पर निर्भर करेगा। दोनों देशों की संविधान सभा जो है नए चुनाव का विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। तो नए चुनाव तक तो दोनों देशों की जो संविधान सभा है वो नए चुनाव, जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं होंगे, तो यही जो है ये अंतरिम सरकार के रूप में जो है क्या करेगी? काम करेगी संविधान सभा, ठीक है। और दोनों देशों के लिए गवर्नर जनरल का पद होगा। तो गवर्नर जनरल का पद जो है दोनों देशों के लिए, तो भारत के यानी कि प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल मैं लिख देता हूं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और यही स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन 1948 में चले जाते हैं, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होते हैं? सी राजगोपालाचारी, ठीक है,
तो सी राजगोपालाचारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आ जाएं तो कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आ जाएं तो आपका आंसर क्या होगा? सी राजगोपालाचारी आंसर होगा। जी हां मेरे दोस्तों, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। और प्रथम गवर्नर जनरल आ जाएं तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ठीक है, तो ये हमने बात की। और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं? पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं वो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फैक्ट्स थे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हमने बात कर ली। अब हम जो है हमारे ये जो है 1919 का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा टॉपिक है वो हमने जो है 1919 से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो टॉपिक हमने पूरा फुल कवरेज पूरी डिटेल के साथ कंप्लीट कर लिया। हमने आज़ादी, हमको जो है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ादी मिलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, यानी कि हमारी जो विधानसभा थी, यानी कि संविधान सभा थी, कहाँ दिल्ली से एक भाषण देते हैं कि बरसों पूर्व जो हमारा सपना था वो आज जो है साकार हुआ है। नए भारत की आज जो है शुरुआत हुई है। अभी हमें बहुत आगे निकलना है, बहुत आगे चलना है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहकर बहुत कुछ आगे और भी करना है। ये हमारे भारत की शुरुआत हुई और स्वतंत्रता की इस बेड़ियों से हम जो है अब आज़ाद पंछी की तरह जो है, भारत आज़ाद पंछी हो गया था। भारत जो है सोने की चिड़िया थी, उसके जो है कहीं न कहीं हम कह सकते हैं ये अपनी स्वतंत्रता से बाहर आ चुकी थी और भारत माता सदा सदा के लिए आज़ाद हो चुकी थी। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।